पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद भड़की हिंसा की रिपोर्ट ममता बनर्जी किसी के साथ साझा करने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट तो छोड़िए, ममता बनर्जी इस मामले की जांच तक करवाने के मूड में नहीं है। लेकिन अब ये मामला कोलकाता हाईकोर्ट जा पहुंचा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल हिंसा पर पूरी रिपोर्ट बंगाल सरकार को 2 दिन के अंदर अदालत को सौंपने का आदेश दिया। बंगाल हिंसा पर दायर याचिका के विषय आदेशित करते हुए 5 जजेस की बेंच ने यह आदेश दिया है। वकील अनिंद्या सुंदर दास के द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से हो रही हिंसा पर कार्रवाई की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसमें दास ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और कोविड-19 महामारी के संकट के बीच राज्य में हो रही क्रूरता से लोगों में भय का माहौल है। इस याचिका में कहा गया है कि राज्य में कई हत्याएं हो चुकी हैं, कई राजनीतिक कार्यकर्ता और आम नागरिक राज्य छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा दास ने आरोप लगाया कि कई जिलों से हिंसा की खबरें सामने आने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में दास ने कहा कि बंगाल में हो रही हिंसा पर राज्य पुलिस पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि पुलिस ने परिस्थिति सामान्य करने और शांति स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दास ने हिंसा की जांच करने के SIT गठित करने की मांग भी की। कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजेस की पीठ ने याचिका पर अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार चुनाव के बाद हुई हिंसा पर रिपोर्ट दे और इसके लिए 10 मई तक का समय दिया गया है। पीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय हिंसा की जांच के लिए SIT गठित करने की संभावनाओं पर भी विचार करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को दोपहर 2 बजे होगी। पहले ये मामला डिवीजन बेंच के पास आया, लेकिन उसके द्वारा इसे एक बड़ी बेंच के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। 5 जजेस की इस पीठ में चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस IP मुखर्जी, हरीश टंडन, सोमेन सेन और सुब्रत तालुकादार शामिल रहे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और कई अन्य व्यक्तियों के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है। राज्य से लगातार लूटपाट, हत्या, आगजनी और मारपीट की खबरें आ रही हैं। इस पर गृह मंत्रालय ने भी अपनी एक 4 सदस्यीय टीम बंगाल भेजी है, जो हिंसा की जांच करेगी और सीधा ही गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके पहले बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा की रिपोर्ट उन्हें सौंपने से राज्य के अधिकारियों को रोक दिया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करके हेमंत सोरेन ने भले ही गांधी बाड्रा के दरबार में अपने नंबर बढ़ा लिए हों, लेकिन ऐसा करके हेमंत सोरेन खुद चौतरफा घिर गए हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि आधे दर्जन से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया। असल में कोरोना संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर उनसे राज्य की स्थिति को जाना, लेकिन इस कॉल के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी राजनीति करने लगे। सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि कॉल पर पीएम ने सिर्फ अपने मन की बात की और अगर वह काम की बात करते या सुनते तो ज्यादा बेहतर होता। सोरेन के इसी ट्वीट पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अब तक प्रतिक्रिया आ रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन भाई के नाते मैं अपील करता हूं कि चाहे हमारे बीच कोई भी मतभेद हो, मगर इस स्तर पर राजनीति करना सिर्फ हमारे देश को कमजोर करना होगा। रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में ये समय पीएम पर अंगुली उठाने का नहीं, बल्कि एक साथ आकर पीएम मोदी का मजबूत हाथ बनाकर महामारी को हराने का है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने कहा, मेरे ख्याल से जब भी पीएम मोदी कॉल करते हैं तो वह सब सुनिश्चित कर रहे होते हैं। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं, जो उन्होंने मणिपुर की चुनौतियों को समझने के लिए दिखाया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि ये समय एक साथ आकर लड़ाई लड़ने का है। हम लोग तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक हम सारे सुरक्षित नहीं हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भी ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉल करने पर उनकी तारीफ की और कहा, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इतना सक्रिय ध्यान रखने वाला नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। निजी तौर पर मुझे सहज महसूस होता है। वो कॉल करते हैं, मेरे राज्य के बारे में पूछते हैं, जंगल में लगी आग और शरणार्थियों की परेशानी का जायजा लेते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका अनुभव कहता है कि पीएम मोदी राज्यों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं, इसलिए उनकी सहमति हेमंत सोरेन के साथ नहीं है। नागालैंड के सीएम ने अपने ट्वीट में सोरेन के लिए कहा, उम्मीद है कि वो अपना बयान ठीक से करेंगे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी झारखंड के सीएम के ट्वीट पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ये दुर्भाग्य है, आप पीएम मोदी की चिंता और लोगों के लिए किए जा रहे उनके कार्यों पर राजनीति कर रहे हैं। पीएम मोदी की हर कोशिश और कार्रवाई सिर्फ नागरिकों और राष्ट्र के लिए होती है। असम के मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने लिखा कि आपका ये ट्वीट न सिर्फ न्यूनतम मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि उस राज्य की जनता की पीड़ा का भी मजाक उड़ाना है जिनका हाल जानने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था। बहुत ओछी हरकत कर दी आपने।
मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी गिरा दी। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए की सरकार है और सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस और राजद भी शामिल हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के 60,633 एक्टिव केसेस हैं। पिछले एक दिन में यहां 6,974 नए मामले सामने आए हैं। 133 लोगों की मौत भी हुई, जिससे कुल मृतकों का आंकड़ा 3,479 पहुंच गया है। झारखंड में असम, पंजाब और जम्मू कश्मीर से भी कम टेस्टिंग हुई है। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री के साथ हो रही मुख्यमंत्रियों की इन हाउस बैठक का लाइव प्रसारण चालू कर दिया, जिसके लिए उन्हें पीएम मोदी ने बीच बैठक में टोका भी था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। संजय राउत और उद्धव ठाकरे सहित पूरी शिवसेना कंगना रनौत के खिलाफ आग उगलते रहे। तरह तरह की धमकियां और उनके खिलाफ थोक के भाव में कराए गए एफआईआर के बावजूद कंगना रनौत अपनी जगह कायम हैं। लेकिन अब लगता है कि जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत नहीं कर सके वो काम ममता बनर्जी की पार्टी करेगी। कंगना रनौत से चिढ़कर टीएमसी की तरफ से एफआईआर कर दी गई है। बंगाल में जारी हिंसा के खिलाफ बोलने और राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाली कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट पहले से ही बंद किया जा चुका है। अब उसी को आधार बनाकर टीएमसी कंगना रनौत को गिरफ्तार करवाना चाहती है। टीएमसी प्रवक्ता रितु दत्ता ने उनके खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई है। टीएमसी की तरफ से दर्ज एफआईआर पर कंगना ने न सिर्फ अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी, बल्कि ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त टिप्पणी भी की। कंगना अब ट्विटर पर नहीं हैं, इसलिए अब सारा संवाद इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए हो रहा है। इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए ही लगातार पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं दूसरे मुद्दों पर भी अपनी राय रख रही हैं। हालांकि इंस्टाग्राम स्टोरी में ट्विटर की तरह कोई पोस्ट स्थायी नहीं रहता और 24 घंटे बाद खुद ब खुद चला जाता है। कंगना ने एफआईआर की फोटो इंस्टा स्टोरी पर शेयर करने के साथ ही लिखा, खून की प्यासी मॉन्स्टर ममता मुझे अपनी ताकत से खामोश कराना चाहती है। एक अन्य इंस्टा स्टोरी पोस्ट में कंगना रनौत ने केंद्र सरकार पर एक्शन लेने में विफल होने का भी आरोप लगाते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। कंगना ने लिखा कि खून बहाने से रोकने के लिए कहने पर ममता सेना मेरे खिलाफ एक्शन ले रही है। इंस्टाग्राम के जरिए नफरत फैलाने के आरोप को लेकर टीएमसी प्रवक्ता ने कंगना के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसकी कॉपी उन्होंने ट्विटर पर शेयर की थी। कंगना पर समुदायों के बीच नफरत फैलाकर सांप्रदायिक हिंसा के लिए उकसाने और मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के आरोप हैं। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद राज्य में हिंसा की खबरें आ रही हैं। कई बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाए थे कि टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। इन्हीं खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने आपत्तिजनक ट्वीट किया था, जिसके बाद उनका वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया था। अकाउंट सस्पेंड किए जाते वक्त कंगना के 3 मिलियन फॉलोअर्स थे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सरकार ऑक्सीजन की कमी का रोना रोती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक और छुटभैया नेता ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा तो पहले से ही है कि आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे सबूत हाथ लगने लगे हैं, जिससे केजरीवाल की पार्टी का काला चेहरा साफ तौर पर दिखने लगा है। दिल्ली में नवनीत कालरा के खान चाचा रेस्टोरेंट में 26 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद होने और दिल्ली के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जमाखोरी पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार चौतरफा घिर गई है। नवनीत कालरा के बारे में पता चला है कि वो 2020 में केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर अतिथि मौजूद था। अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी को अपने लपेटे में लिया। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, ये ऐसा विकट समय है जब ऑक्सीजन के अभाव में सड़कों पर लोगों की मौत हो रही है और लोग अस्पतालों के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस समस्या के कारण हजारों मौतें हुई हैं और कब्रिस्तान या शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मंत्री के घर में 630 ऑक्सीजन सिलेंडर्स छिपा कर रखे गए हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली का एक मंत्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जमाखोरी कर रहा है। ऐसे में क्या 630 लोगों की मौत की जिम्मेदारी इस आदमी पर नहीं आएगी? क्या यह हत्या नहीं है? क्या इसे एक साजिश के तहत सैकड़ों लोगों का मर्डर नहीं कहा जाएगा? कितनी जानें बच जाती उन सिलेंडर्स से जो केजरीवाल के मंत्री इमरान हुसैन के घर पर रखे हुए हैं।
या जो नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट में 550 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। कपिल मिश्रा ने दावा किया, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जिस नवनीत कालरा को दिल्ली के निर्माता का सम्मान दिया था, आज वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी में लिप्त है और फरार चल रहा है। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार चलाने वालों और उनके खास लोगों के घर से ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं, जबकि इनके अभाव में लोगों की जान जा रही है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से निवेदन किया कि इमरान हुसैन को तुरंत जेल में डाला जाए। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि दिल्ली में हुई इतनी मौतों के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं। ये दिल्ली को, देश को हिला देने की, बर्बादी करने की, लोगों के मरने के बाद गंदी राजनीति करने की साजिश हो रही है। दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली के सभी मंत्रियों के घरों की तलाशी लेनी चाहिए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आशंका जताई कि आम आदमी नेताओं के घरों में न जाने कितने ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स छिपा कर रखे हुए हैं जो मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अब तक इमरान हुसैन की गिरफ्तारी न होने पर चिंता का विषय बताया। दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन बर्बाद करने के आरोप भी बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने लगाए थे। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी पर दिल्ली पुलिस ने मैट्रिक्स सेलुलर सर्विस लिमिटेड के सीईओ गौरव खन्ना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गौरव के खिलाफ ये कार्रवाई उनके संबंध नवनीत कालरा से जुड़े होने के चलते की। ये मैट्रिक्स कंपनी गगन दुग्गल नाम के एक शख्स की है। ये लंदन में रहता है और उसकी कंपनी सिम बनाने का काम करती है। इस मैट्रिक्स कंपनी के नाम से 20,000 रुपए प्रति पीस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भारत में इंपोर्ट हुए और फिर इन्हें कीमतें बढ़ाकर जरूरतमंद को बेचा गया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।